नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पर। यह हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है और सितंबर मंथ पार्ट 1। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है नियुक्तियाँ, उसके बाद आएगा श्रद्धांजलियाँ, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन हैं वह स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में हुआ करते थे। देखिए, अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में। हेमंत खत्री जी जो हैं इनको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इससे आपको ये भी याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है विशाखापट्टनम में और स्थापना हुई थी 1941 में। ये आपको याद रखना है। देखिए, अब आते हैं वीके यादव जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, हाल ही में मंत्रिमंडल ने रेलवे जो बोर्ड है इसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें सदस्यों की संख्या जो थी पहले 8 थी, अब उसको घटा के 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि रेलवे की जो 8 विंग्स थी उनको मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसका नाम होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसके अलावा इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस जो है इसका नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ अगली नियुक्ति के बारे में। तो आविक सरकार जो है इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। देखिए, अब मैं बात करूँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो उषा पाड़ी जी जो हैं इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, इसके अलावा यह वर्तमान में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसकी संयुक्त सचिव भी हैं। यह आपको याद रखना है। अब इन्होंने जगह ली है राकेश अस्थाना की। राकेश अस्थाना जी के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि राकेश अस्थाना जी को हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। यह आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए, अब मैं बात करूं एस वीरलक्ष्मी के बारे में, तो यह पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक है। अब यह है कहाँ की, तो यह तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसके जो अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र, इनके कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको याद रखना है। जो सीबीडीटी है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो स्थापना हुई थी 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए, अब हम बात करते हैं जो राज श्रीवास्तव हैं इनको क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर क्रोएशिया की बात हो रही है तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जाग्रेब और जो मुद्रा है वह है क्रोएशियन कूना। याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा जो मुरली राम कृष्णन है इनको साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। साउथ इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में और इसकी जो टैगलाइन है वह है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अब हम बात करते हैं एस कृष्णन के बारे में। जो एस कृष्णन है इनको पंजाब व सिंध बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी टैगलाइन क्या है, तो वह है वेयर सर्विस इज अ ऑलवेज लाइफ। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इस वीक में कई महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज का निधन हुआ है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो दिग्गज एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय जी का निधन हो गया। हाल ही में जो नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे उनके अंतर्गत इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार प्राप्त करने के कुछ समय के उपरांत इनका देहांत हो गया। ये आपको याद रखना है। देखिए, यह कर्नाटक के तीसरे कोच थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी आपको याद रखना है। और देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया जिनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। ठीक है, और इनके बारे में तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, प्रणब मुखर्जी के बारे में। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और भारत रत्न इनको दिया गया था 2019 में और भारत रत्न प्राप्त करने वाले यह 5वें प्रेसिडेंट हैं। यह भी आपको याद रखना है। वैसे यह भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल था। देखिए, प्रणब मुखर्जी के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का। तो उसमें इनका राजनीतिक कैरियर जो था, जो इनके अवार्ड्स थे और जो इन्होंने किताबें लिखी थी उनके बारे में सब कुछ कवर किया गया है। तो आप उस वीडियो को देखिए। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे अगले जो श्रद्धांजलि उसके बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्व राजनायक कात्यायन शंकर वाजपेयी का निधन हो गया और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं 2008 से 2010 के बीच में।
इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया हाल ही में। तो यहाँ हमारी श्रद्धांजलि खत्म होती है। अब स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में, और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच में किया जाएगा। कोरोना के कारण ये जो फेस्टिवल है ये एक हाइब्रिड फेस्टिवल होगा। यहाँ पर जो फिल्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब अगर बात हो रही है गोवा की, तो गोवा के बारे में मैं बात करूं तो राजधानी है पणजी, जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि गोवा में डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। देखिए, जो 36 नेशनल गेम्स है ना, उनका आयोजन भी गोवा में ही होना है। इसके अलावा जो हाल ही में आया था फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020, तो उसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा रहा था पहले स्थान पर। इसके अलावा जो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर रहा था, और यूनियन टेरिटरीज की जो श्रेणी है उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है। अब गोवा से आपको ये याद आना चाहिए कि गोवा में है सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और सलीम अली जी जो है इनके नाम पर नेशनल पार्क भी है। तो वह कहाँ पर है, तो वह है जम्मू कश्मीर में, यह आपको याद रखना है यहाँ से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च किया है। देखिए, यह जो राज्य है वह है केरल, और केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, उन्होंने एक गांव है जिसका नाम है विजिंजाम, उस गांव में प्रतीक्षा नामक इस समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। देखिए, अब मैं बात करूं तो 2 समुद्री एम्बुलेंस को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिनके नाम है, देखो पहले तो जो एर्नाकुलम जिला है वहाँ पर एक लॉन्च की गई है, उसका नाम है प्रत्याशा। ठीक है, और एक कोझिकोड जिला है, यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसका नाम है कारुण्या। ठीक है, कारुण्या और प्रत्याशा, और ये तीसरी जो हो गई है वह है प्रतीक्षा। तो तीनों आपको याद रखनी है। देखिए, अब अगर बात केरल की हो रही है तो नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हुआ था, उसका जो तीसरा संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, उसका आयोजन किया गया केरल में। और मैस्कॉट क्या था, तो जो मैस्कॉट था वह था पंतलू। देखिए, केरल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद आना चाहिए कि इंडियन नेवी जो है इसने हाल ही में 3 मेगावाट का अपना सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी कहाँ पर स्थापित की है, तो ये स्थापित किया है एजिमाल में। ठीक है, आपको याद रखना है, केरल के एजिमाल में। केरल के जो गवर्नर है वह कौन है, तो वह आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी, तो यह राज्य है गुजरात। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 31 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की जाएगी, और यह जो सेवा है यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया जो जिला है वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो वहां तक की हवाई यात्रा प्रदान करेगी। और यह जो सेवा है इसका संचालन स्पाइस एक्स एयरलाइंस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात हो रही है गुजरात की, तो हाल ही में जो गुजरात का अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न है, वहाँ का जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ पर वैगेज सैनिटाइजेशन व रैपिंग मशीन की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है, कोरोना फैल रहा है तो सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। गुजरात ने किसानों को फसल बीमा की शुरुआत की है किसानों के लिए। इस फसल बीमा का नाम क्या है, तो इसका नाम है किसान सहाय योजना, ये आपको याद रखना है। गुजरात के सीएम कौन है, तो वह है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है इसने हाल ही में लॉन्च की है कैजियो इंडिया ऐप। बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, इसने इजराइल के साथ एक समझौता किया है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। अब मैं बात करूँ तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु ने नमक्कल में खोला जाएगा एक पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नमक्कल में पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा तमिलनाडु के। इसी के साथ हमारा अगला, हाल ही में कौन फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बने हैं। देखिए, इस वर्ष कोरोना के चलते जो फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड है ना, इसको ऑनलाइन आयोजित किया गया था, और इंडिया और रसिया बने हैं संयुक्त विजेता। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा परेशानी आ गई थी, उसके कारण जो खेल है वह काफ़ी इफेक्टेड हुआ था, काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसके चलते फीडे ने दोनों देशों को विजेता घोषित कर दिया। अब अगर मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बात करूं तो इसमें 163 जो कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, बात अगर चेस की हो रही है तो चेस की शुरुआत हुई थी भारत में, और भारत में इसको पहले कहा जाता था चतुरंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें फीडे के बारे में, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वह है लौसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है आर्केडी डॉर्कोविच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में कौन लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो उनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब।
देखिए लेबनान के बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि लेबनान की जो राजधानी है बरूत, वहाँ पर एक बंदरगाह है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था, न्यूज़ में काफ़ी था, सोशल मीडिया पे भी था, आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा। तो उसके चलते उसकी जिम्मेदारी ली थी वहाँ का जो पूरी मंत्रिमंडल थी, उसने वहाँ की जिम्मेदारी ली और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उसके साथ पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए मुस्तफ़ा अदीब। देखिए मुस्तफ़ा अदीब के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुस्तफ़ा अदीब जो हैं यह वर्तमान में जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अब इनको लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में, तो जो ली सुंग लून है यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया। अगर मैं बात करूं मुस्तफ़ा अल कदीमी के बारे में, तो इनको इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जीन कास्टेक्स के बारे में तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जीन कास्टेक्स को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा जो हाल ही में जो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियाँ हुई हैं, अगर हम उनको रिवाइज करने की कोशिश करें तो पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स के बारे में। तो जो गयाना है, गयाना के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए मोहम्मद इरफान अली। इसके अलावा जो लाजरस चकबेरा है यह मालावी के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किए गए। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किए गए। और भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा बेलारूस जो है, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है यह लगातार 6वीं बार बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर लुसेंको, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्रियों के बारे में। देखिए पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वाल्टर मार्टोस, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉरिटानिया की, तो मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए मोहम्मद औलद बिलाल। और गयाना के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए मार्क फिलिप। बात की जाए हमीद बकायोको के बारे में, तो उनको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए माइकल मार्टिन। किर्गिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो कुवातवेक वोरोनोव को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। बात अगर मैं करूं ट्यूनीसिया की, तो ट्यूनीसिया में हिचेम मिचीची को ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। और गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो वह बनी ओसोका रेपोंडा, याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो एक बार वीडियो को आप पॉज करके फिर से देख सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। देखिए भारत रहा 48 स्थान पर और भारत ने अपने 4 पायदान की वृद्धि की है, 4 पायदान उसमें सुधार किए हैं, तो वह 48 स्थान पर आ गया है। और ये मध्य व दक्षिणी एशियाई देश हैं, उन देशों में भारत शीर्ष स्थान पर आ गया है इस रैंकिंग में। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में इनोवेशनल प्रोग्राम्स के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है और यह इसका 13वां संस्करण है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने मिलकर इसको जारी किया है, यह आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर मैं बात करूं इन ऑप्शंस के बारे में, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पर रहा स्वीडन और थर्ड पर रहा यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में पहले से शामिल उर्दू व अंग्रेजी भाषा के साथ किन अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है, तो इसका जो आंसर है वह ऑल ऑफ द अबव है। डोंगरी, कश्मीरी व हिंदी, इन सभी को जोड़ा गया है। देखिए इसके बारे में बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इसकी आधिकारिक भाषाएं होंगी, ये आपको याद रखना है। और यह जो विधेयक है यह मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो मैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब इनको भारत के कैग के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, वह नियुक्त हो गए हैं मनोज सिन्हा। और हाल ही में जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग भी मिला है, वह आपको कश्मीर से याद रखना है। इसके अलावा कश्मीर में जो रेलवेज जो है वह अपना सबसे ऊंचा ब्रिज बना रही है चिनाब नदी पर, उसका नाम भी है चिनाब रिवर ब्रिज, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रेवो बैंक टॉप 20 में शामिल हुई एकमात्र भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है,
तो यह है अमूल, जिसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अमूल गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, यह रही 16वें स्थान पर और यह टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं अमूल के बारे में, तो अमूल की स्थापना हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में, और सीईओ कौन है इसके वर्तमान में, तो इसके जो सीईओ हैं वह हैं आर एस सोडी। इसके फाउंडर जो हैं उनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वर्गीस कुरियन जी, और वर्गीस कुरियन जी को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं जो ऑप्शंस लिखे हुए इनके बारे में, तो स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले है यह रही फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेस्ले कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। और फ्रांस की लैक्टलिस, ठीक है, लैक्टलिस जो है ये कहाँ की? ये फ्रांस की, और यह रही दूसरे स्थान पर। अमेरिका की है यूएस डेयरी फार्मर्स, यह रही तीसरे स्थान पर, यह आपको याद रखना है इस लिस्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जूलियट विनोज को। ये जो फेस्टिवल होगा जिसका नाम है ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल, उसके अंतर्गत इनको गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और यह इस फेस्टिवल का 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन 24 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो केट विंसलेट है इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, टाइटैनिक फिल्म की यह लीड एक्ट्रेस थी। इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया जाएगा, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। देखिए, किरण मजूमदार इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है, ठीक है। जावेद अख्तर जी के बारे में बात करूं तो इनको हाल ही में अवार्ड मिला है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है? देखिए, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं या आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इस बार से लगभग 6 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हो चुका है, जिनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। उसको किसने जीता था? उसको जीता था वाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ है उन सभी को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो वह हैं जैसे कि हुई थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, और इसके अलावा जो हाल ही में हुई है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, एक और थी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ऐसे करके 5 हो गई हैं, 5 जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन 2019 के फॉर्मूला 1 चैंपियन भी हैं, यह भी आपको याद रखना है। जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जब 20 से 21 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन होता है एक साल में अलग अलग कंट्रीज़ में, तो जो सबसे ज़्यादा जीतता है उसको फॉर्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित कर दिया गया था। लास्ट ईयर लुइस हैमिल्टन ही फॉर्मूला 1 चैंपियन थे 2019 के, आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, यह आपको याद रखना। और ये रेड बुल गाड़ी को चलाते हैं, यह है नीदरलैंड के। वाल्टेरी बोटास कहाँ के हैं? तो यह हैं फिनलैंड के। और लुइस हैमिल्टन जो है यह ब्रिटेन के हैं, और यह मर्सिडीज चलाते हैं, आपको याद रखना है यहाँ से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है CSIR और CMERI ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMERI की जो आवासीय कॉलोनी है वहां पर इसकी स्थापना की गई है। इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट से भी अधिक। CSIR के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI जो है इसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं जो इसरो है, तो हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है अमेजोनिया 1, और DRDO के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से सोलापुर तक RO ट्रेन चलाई है? देखिए, यह जो ट्रेन है ना, इसका नाम है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन, ठीक है, उसको शॉर्ट में लिख दिया RO ट्रेन। तो जो कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु और सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है इसके बीच में RO ट्रेन चलाई। और यह जो ट्रेन है इसमें ओपन फ्लैट डिब्बे होंगे, ठीक है। अब अगर बात हो रही है कर्नाटक के बारे में, ठीक है, जो कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो कर्नाटक ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जो है वो लॉन्च किसने किया है? तो उसको लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए नागालैंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। तो नागालैंड ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन की शुरुआत की है। बात अगर हम करूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। बात अगर हम करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में जीता है ई-पंचायत अवार्ड, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में।
इंडियन रेलवेज ने कोविड-19 मरीजों के लिए भोजन और दवा पहुंचाने के लिए विकसित किया है। तो इसने विकसित किया है मेडवॉट। यह एक मेडिकल ट्रॉली है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अभी यह भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवाएं दे रही है। ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं रेलवे से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में रेलवे ने ड्रोन से निगरानी करना शुरू किया है और 10 से 17 अगस्त तक रेलवेज ने मनाया है स्वच्छता सप्ताह। इसके अलावा नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से बिहार के दानापुर के लिए पहली किसान रेल चलाई गई। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं इन ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा हरित पथ जो ऐप है, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नोट क्लीन डिवाइस के बारे में अगर बात करूं तो डीआरडीओ की हैदराबाद लैब ने करेंसी नोट सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट क्लीन बनाया है। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक किताब लिखी है? तो इस किताब को लिखा है बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने। अगर मैं पुस्तक के बारे में बात करूं तो ये पुस्तक इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों यश व रूही से प्रेरित होकर लिखा है। और यह जो बुक है ना, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। इसके अलावा करण जौहर की एक बुक आई थी 2017 में, एन अनस्यूटेबल बॉय। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। देखिए, अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में तो काजुओ इशिगुओ, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं और इनकी एक नोवेल लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। बात अगर मैं करूँ नीना राय के बारे में तो ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। तो इनकी हाल ही में एक बुक लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। बात अगर मैं करूँ करण पुरी के बारे में तो करण पुरी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मी टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य ने गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान की शुरुआत की और यह जो अभियान है ना, ये 15 दिनों तक चलेगा और इस अभियान के तहत 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 378 नगरीय निकायों में लगभग 35 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना उससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है। एक मास्क अनेक जिंदगी स्कीम की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में आप काफी अच्छे से जानते होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। देखिए, हाल ही में अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद जो है इनके नाम पर मनाया जाता है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब पड़ता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाल ही में गुजरा है। देखिए, लद्दाख व लक्षद्वीप के बारे में बात करूं तो इसने वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है उसमें यह शामिल हुए हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने शुरू की है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो इसको जीता है भारत के ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है पी इनियन। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। यह जो टूर्नामेंट है ये 16 देशों के, इस टूर्नामेंट में 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था जिसमें से पी इनियन ने इसको जीता है। अगर मैं बात करूं ये जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीलकंठ भानुप्रकाश के बारे में बात की जाए तो इन्होंने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जो है इसमें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इशिका चौधरी के बारे में, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है इशिका चौधरी। और कियारा आडवाणी को बनाया गया है मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी में आयोजित इंदिरा 2020 अभ्यास में भारत किस देश के साथ भाग लिया? देखिए, इसको आप काफ़ी अच्छे से जानते हो क्योंकि जो इंदिरा युद्ध अभ्यास है ये हम रसिया के साथ करते हैं और यह एक नवल एक्सरसाइज है और यह इसका 11वां संस्करण है। इसका आयोजन 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके अलावा जो रसिया में एक और युद्ध अभ्यास होना था जिसका नाम था कावकाज 2020, तो उसमें जाने से भारत ने मना कर दिया क्योंकि वह उसमें
पाकिस्तान व चाइना को भी आमंत्रित किया गया था। देखिए चाइना से तो विवाद चल रहा है, इस स्थिति में इसको खारिज कर दिया गया है। अब मैं बात करूं रसिया की, तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो चाइना है ना, चाइना के बारे में बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी है वह चाइना के पास है। अब अगर मैं बात करूं जापान के बारे में, तो जो जापान है यह भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता लोन प्रदान करेगा। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करूं तो G20 देशों की विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में किसने जीत हासिल की है, तो इसमें जीत हासिल की है NTPC ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें 112 संगठनों की टीमों ने भाग लिया था, उसके खिलाफ NTPC ने जीत हासिल की है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुई थी 1975 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड है, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, इसने प्रोत्साहन अवार्ड 2020 जीता है, ये जहाँ से आपको याद रखना है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसने नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। अगर मैं बात करूं आर्सेनल फुटबॉल क्लब के बारे में, तो इसने लिवरपूल को हराकर 2020 कम्युनिटी शील्ड जीत ली है, या जहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है, तो इसको लिखा गया है पोप फ्रांसिस के द्वारा, और ये दिसंबर 2020 में अपनी इस पुस्तक को लेटेस्ट ड्रीम को लॉन्च करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि कैसे संकट के समय में किसी भी व्यक्ति को आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सीखना चाहिए, या फिर ये बुक उन कलाओं को आपको सिखाती है। अगर मैं बात करूँ ये जो अन्य ऑप्शन लिखे उनके बारे में, देखिए मंत्री जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर अशोक की वैद द्वारा संपादित बुक गैस्ट्रिक कैंसर को लॉन्च किया है, यह आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया इसको? जितेंद्र सिंह ने। अब अगर मैं बात करूं जो चेतन भगत है इनके बारे में, तो उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दलाई लामा के बारे में, तो जो दलाई लामा है एक जर्मन पत्रकार हैं जिनका नाम है फ्रांस ऑल्ट, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आर ओनली होम्स अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में देश के शीर्ष संस्थानों के रूप में अपनी जगह किसने कायम रखी है, तो अपनी जगह कायम रखी है IISc बेंगलुरु ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें देश की शीर्ष स्थानों में, मतलब देश के जो शीर्ष संस्थान है उनके रूप में अपनी जगह कायम रखी है। और इस रैंकिंग में IISc को 301 से 350 की ग्रुप रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि रैंकिंग के योग 63 भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर है। अगर मैं बात करूं ये जो अन्य ऑप्शन लिखे हुए इनके बारे में, देखिए जो IIT रोपड़ है ना, IIT रोपड़ जो है वह 351 से 400 वाला जो ग्रुप है उसमें इसको दूसरा स्थान मिला है। दुनिया के पहले स्थान पर इसे ये जो रैंकिंग है ना, इसमें पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही है वह रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन 2021 में पहली बार साइकिल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो साइकिल चलाने की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए 2021 में पहली बार एक दिवसीय साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी CFI के द्वारा की जाएगी, और इसकी मेजबानी दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु में की जाएगी, यह से आपको याद रखना है। देखिए CFI के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान वह कौन है, तो वह है परमिंदर सिंह ढींगसा। स्थापना हुई थी 1946 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर विकसित किया है, यह एक ऐप है, ठीक है, पेंशनर कॉर्नर, तो इसको विकसित किसने किया है? CISF ने। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक के बारे में, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड
बैंक जारी करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, तो अब वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन को बंद कर दिया है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में, तो जल शक्ति मंत्रालय ने बेहतर जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। यह यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा केरल में। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो केरल के अंगमाली में इसको स्थापित किया जाएगा, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा IWTC। देखिए ये जो सेंटर है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप इसको स्थापित किया जाएगा। और IWTC जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह महिला उद्यमियों में तेजी लाना, महिलाओं को उद्यमिता की तरफ प्रेरित करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना एवं उसको बनाए रखना। अगर मैं बात करूं केरल के बारे में, तो केरल के जो CM है वह है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। बात अगर हम करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो तमिलनाडु जो है यहाँ पे आपको लिखा हो दिखेगा। तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है मोदाकरीची जिला। यहाँ पर टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगर मैं बात करूँ गुजरात के बारे में, देखिए जो गुजरात है ना, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुजरात के पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? देखिए इसके बारे में बात करें तो यह मनाया जा रहा है पोषण सप्ताह के रूप में। देखिए पोषण सप्ताह जो है यह खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने सितंबर माह जो है उसको पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा कृषि फंड भी बनाया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं ये जो स्वच्छता पखवाड़ा लिखा हुआ है, इसके बारे में बात की जाए तो जो उर्वरक विभाग है वह 1 से 15 सितंबर 2020 तक क्या मनाएगा? स्वच्छता पखवाड़ा। अगर मैं बात करूं शिक्षक दिवस के बारे में, इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। 1962 से इसको मनाया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, इनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। जो राधाकृष्णन जी जो हैं, यह देश के पहले उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति थे और यह एक महान टीचर थे, इसलिए इनकी याद में यह दिन मनाया जाता है। अब मैं बात करूं ओणम त्यौहार के बारे में। देखिए ओणम त्यौहार जो है यह केरल का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जो कि हर साल 10 दिनों तक मनाया जाता है और इस साल यह 22 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाएगा। यह यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं, अब तो NTPC ग्रुप D की भी डेट अनाउंस हो गई है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आपके सारे एग्जाम्स के हिसाब से ही कवर किए जाएंगे, भरोसा रखिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।